सदा रही है सदा रहेंगी झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन। दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियां सुनाता हूं और आज इसी गीत के मुखड़े से मेल खाती आदरणीय राम कुमार आत्रेय की लिखी कहानी डोल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। मैं डोल हूं, डोल। मेरा नाम सुनकर चौंक गए ना आप? चौंकने की जरूरत नहीं, हो सकता है आपके लिए एक नया नाम हो, इसलिए चौंकना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, मैं खुद बतला देती हूं कि डोल क्या होती है। जो मैं बताऊंगी वही मेरे नाम का अर्थ होगा। आप शहरी हो या ग्रामीण, आपने खेत तो जरूर देखे होंगे। अरे वही खेत जहां किसान हल चलाकर खून पसीना एक करके सोने जैसी फसल उगाते हैं। उन फसलों के द्वारा ही लगभग हर प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना पेट भरता है। प्रत्येक किसान का अपना एक खेत होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा। एक खेत को दूसरे खेत से अलग करने वाली एक सीमा रेखा होती है। उस सीमा रेखा को स्पष्ट दिखलाने के लिए उस पर किसान मिट्टी जमा देते हैं। मिट्टी पर घास उग जाती है। इस प्रकार वह सीमा रेखा डोल का रूप धारण कर लेती है। कुछ लोग उसे मेढ़ भी कहते हैं। मैंने स्वयं अपने लिए निशान शब्द का प्रयोग किया है। गलती से निशान को चुप रहने वाली या अनबोल चीज समझ लिया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि जितना अधिक इंसान या अन्य प्राणी बोलते हैं, उससे कहीं अधिक ये निशान बोलते हैं। कई बार इंसान अथवा दूसरे प्राणी बहुत जल्दी काल के पेट में समा जाते हैं, पर वे निशान सदियों तक अपनी जगह पर स्थिर रहकर बोलते रहते हैं। मैं भी उसी तरह का एक निशान हूं, एक ऐसा निशान जो एक किसान के खेत को दूसरे किसान के खेत से अलग करता है, उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल बताता है। मैंने अभी बताया था कि मैं मिट्टी की बनी हुई हूं, मुझ पर घास उगी हुई है। मैं अपने मन में उठ रहे सवालों को जानती हूं। सवाल यह है कि मिट्टी या जमीन तो एक निर्जीव वस्तु है, वह बोलेगी कैसे? मिट्टी को निर्जीव समझना उसका अपमान करना है। मिट्टी निर्जीव होगी तो पेड़ पौधे कैसे जन्म लेंगे? फूलों की गंध और फलों की मिठास का अनुभव आप कैसे करेंगे? पेड़ पौधे, फूल और फल इस मिट्टी द्वारा रची हुई रचनाएं हैं। ऐसी रचनाएं जो मुर्दों में भी प्राण फूंकती हैं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही, मिट्टी की कर रही हूं। हालांकि मैं भी मिट्टी की बनी हुई हूं और आप भी। फिर चौंक गए ना आप? आपको मिट्टी कहे जाने पर आप नाराज हो उठते हैं। आपके चेहरे पर यह नाराजगी साफ झलक रही है। शांत चित्त होकर एक बार सोचिए कि यदि हम मिट्टी नहीं हैं तो क्या हैं? क्या आपने किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा नहीं देखी? क्या आपने सोने जैसी तथा कथित देह को जलकर राख बनते नहीं देखा? वह राख आखिर जाती कहां है? आसमान में तो निश्चय ही नहीं जाती। अरे भाई, मिट्टी होती है, वह मिट्टी में मिल जाती है आखिर में। इसलिए अंतिम संस्कार को मिट्टी संगवाना भी कहते हैं। रुको, ऊबने लगे ना आप मेरी बातों से? मैं मतलब की बात पर आ रही हूं। मैं आज अचानक इतना बोल रही हूं, इसका भी एक कारण है। वही मैं आपको बताने वाली हूं।
कारण समझेंगे तो आप रुक कर मेरी बात पर जरूर सोचेंगे, सोचे बिना रह ही नहीं सकेंगे। ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं बांधूंगी मैं, सुनिए अब आप। कल रात यहां पुलिस आई थी। मैं भी एक बार तो डर गई थी पुलिस को देखकर। थोड़ी दूर पर आम रास्ता है, वहीं आकर रुकी थी पुलिस की गाड़ी। 4 सिपाही और एक इंस्पेक्टर। उनके बीच में था करम सिंह। करम सिंह को हथकड़ी लगी हुई थी। वह 3 सिपाहियों से घिरा हुआ था। एक सिपाही अपने हाथ में बड़ी सी टॉर्च थामे हुए था। वह रोशनी दिखाता हुआ आगे आगे चल रहा था। उनके पीछे पीछे चल रहा था गांव का सरपंच मातवर सिंह। इन सब के ठीक पीछे था इस खेत का मालिक धर्म सिंह। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था वह। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे यहां जबरदस्ती लाया गया हो। यह सब क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। वे सब मुझ पर से होते हुए अगली क्यारी तक जा पहुंचे थे। उस क्यारी में ईख खड़ा है। ईख वाली क्यारी की डौल से जहां मैं मिलती हूं, वे ठीक वहीं खड़े थे। करम सिंह के समीप खड़े इंस्पेक्टर ने अचानक करम सिंह से पूछा था, बताओ बच्चे को कहां दबाया है? याद नहीं कर पा रहा हूं थानेदार जी। हथकड़ी लगे हाथों को जोड़ने की कोशिश करते हुए बोला था करम सिंह। उसकी वाणी में गिड़गिड़ाहट भरी थी। स्टॉप! अचानक थानेदार का हाथ ऊपर उठा और उसमें थमा डंडा करम सिंह की पीठ पर जा पड़ा। चोट कड़ी थी। उसके होठों से हाय शब्द निकला और वहीं ऊंची आवाज में रोने लगा। लेकिन थानेदार का हाथ जब तक उसके पिछवाड़े पर चोट कर चुका था। धर्म सिंह करम सिंह का बड़ा भाई है। वह यह सब नहीं देख पाया। वह घिसटता हुआ सा इंस्पेक्टर के पास गया, उससे हाथ जोड़कर बोला, मत मारिए इसे, बता देगा यह। धर्म सिंह की आवाज ऐसी थी मानो कोई मुर्दा बोल उठा हो। आप चुप रहो जी, इंस्पेक्टर दहाड़ा। करम सिंह तुम्हारी पिटाई पहले ही बहुत हो चुकी है। अब रात का वक्त है। मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलकर दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा और पुलिस रिकॉर्ड में लिख दूंगा कि करम सिंह पुलिस को धोखा देकर भाग गया। समझा कि नहीं? बोल, बताएगा कि नहीं कि बच्चे की लाश कहां पर दबाई है तूने? इंस्पेक्टर ने डंडा फिर से उसकी पीठ पर जमा कर पूछा। बताऊंगा थानेदार जी, बताऊंगा। मेरी हथकड़ी खोल दीजिए। करम सिंह गिड़गिड़ाया। इंस्पेक्टर के कहने पर करम सिंह के हाथों से हथकड़ी खोल दी गई। नजदीक ही ट्यूबवेल का कोठा था, वहां से कस्सी मंगवा ली गई। ईख की क्यारी में 2 कदम आगे बढ़कर थोड़ी सी जगह खाली थी। वहां ईख की फसल पैदा ही नहीं हुई थी। वैसे ही जगह गीली थी। 2 दिन पहले ही करम सिंह ने उस क्यारी में पानी चलाया था। करम सिंह उसी खाली जगह पर जा खड़ा हुआ। उसने संकेत करके बताया कि बच्चे की लाश यहीं है। इंस्पेक्टर ने कसी करम सिंह के हाथ में थमा दी और हाथ के डंडे से संकेत किया कि वह मिट्टी हटाकर बच्चे की लाश निकाले। थोड़ी देर में ही मिट्टी के हटने पर वहां यूरिया खाद वाला कट्टा नजर आया। कट्टे का मुंह बंधा था। करम सिंह ने उसे खींच कर निकाला। इंस्पेक्टर के कहने पर कट्टे का मुंह खोला गया। उससे निकली बच्चे की लाश, जो अभी इतनी नहीं सड़ी थी कि पहचानी न जा सके। बहुत ही सुंदर, गोल मटोल सा, सुनहरे घुंघराले बालों वाला बच्चा था वह। बच्चा धर्म सिंह का था। धर्म सिंह ने जो ही बच्चे को देखा तो वह खड़े खड़े ही अपनी जगह पर धड़ाम से गिर पड़ा।
इंस्पेक्टर ने उसे होश में लाने की कोशिश की। सरपंच भागकर ट्यूबवेल के कोठे से पानी लाया, उसके मुंह पर छिड़का, पर कोई लाभ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने फुर्ती दिखाते हुए बेहोश धर्म सिंह को अपनी गाड़ी में सिपाहियों की मदद से लेटा दिया। बच्चे की लाश के साथ साथ करम सिंह, सरपंच तथा सिपाही सभी गाड़ी में बैठकर चले गए। उनके चले जाने के बाद सब और शांति छा गई थी। मैं दुखी थी, बेहद दुखी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यह सब कैसे और कब हो गया, क्यों हो गया। एक बात जरूर मालूम थी, वह यह कि 4-5 दिन पहले धर्म सिंह खेत में आया था। करम सिंह भी यहीं था। धर्म सिंह ने जब मुझे देखा तो देखता ही रह गया। उस दिन सुबह सुबह करम सिंह ने मुझे तराशा था। यदि धर्म सिंह 10-15 दिन बाद आता तो बात दब जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। वह घूमते घूमते वहां आ पहुंचा। मैं बंटवारे के पश्चात इन दोनों के खेत के बीच की डौल हूं। उत्तर की ओर करम सिंह का खेत है तो दक्षिण की ओर धर्म सिंह का। यह बंटवारा भी 2 वर्ष पहले ही हुआ था। हालांकि धर्म सिंह का खेत भी करम सिंह ही बीजता है, उनकी साझेदारी है। धर्म सिंह ने करम सिंह को अपने पास बुलाकर और बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, भाई, डोल को इस तरह नहीं काटा करते, आगे से ऐसा ना करना। भाई, आपको तो वहम हुआ है, मैंने डोल काटी ही नहीं है, तराशी है, संवारी है, बुरी लग रही थी यह। करम सिंह ने रूखे स्वर में उत्तर दिया था। स्पष्ट था कि उसे धर्म सिंह की बात अच्छी नहीं लगी थी। धर्म सिंह ने करम सिंह के हाथ से कसी लेकर मुझे ठीक उसी तरह तराश डाला जिस तरह करम सिंह ने तराशा था। ऐसा सीधे 1 हाथ की लंबाई के माप के बराबर किया था धर्म सिंह ने। तब उस जगह पर मेरा अस्तित्व इतना रह गया जितना कि 1 पांव की चौड़ाई, मुश्किल से 4-5 इंच। पागल, यदि मैं भी इसी तरह से पूरी डोल तराश दूंगा तो यह रह कहां जाएगी। ऐसा करना पाप है। हमारे बाप दादा यही कहते थे, समझा। धर्म सिंह ने इतना ही कहा था उस दिन। मैं तो दोनों भाइयों की साझी हूं, आधी छोटे की, आधी बड़े की, एक तरह की गवाह हूं। मैं क्या बोलती, चुप थी, चुप ही रही। हालांकि तराशी गई मेरी देह बहुत कुछ कह रही है, सह रही है। कोई सुने तो सही, देखे और समझे तो सही, पर ये किसान लोग समझते ही कहां हैं। यहां दोष धर्म सिंह का नहीं, करम सिंह का है। सब लोग किसान को ईमानदार और मेहनती कहते नहीं थकते। मेहनती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हीं की बदौलत पेट भरता है दुनिया का। पर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दूसरों का पेट भरने के लिए ही ऐसा करते हैं। इनका भी तो स्वार्थ है इसमें। इनका घर भी तो इसी मेहनत से चलता है। इनकी खुदगर्जी भी पूरी होती है। एक बात और, जैसे दूसरे लोग मौका मिलते ही बेईमानी करने से नहीं चूकते, किसान लोग भी ऐसा ही करते हैं। आपको बुरा तो लगा होगा मेरे द्वारा ऐसा कहने पर क्या करूं, कहना पड़ रहा है। इनकी बेईमानियों की मैं गवाह जो हूं। किसान लोग भी एक दूसरे के साथ बेईमानी करने से नहीं चूकते। मैं तो दिन रात किसानों के बीच रहती हूं, इसलिए किसानों की बात कह रही हूं। दीन दुनिया की बातें करते हैं तो दूसरे लोगों द्वारा की जा रही बेईमानियों, धोखेबाजियों का जिक्र चलता रहता है। उनका कहना होता है कि एक आध कर्मचारी को छोड़कर ज्यादातर बेईमान ही होते हैं। मैं भी ऐसा ही कह रही हूं, एक आध किसान को छोड़कर ज्यादातर बेईमान ही होते हैं। एक उदाहरण दूंगी। ज्यादातर किसान अपने खेतों में गन्ना बीजते हैं, कुछ गुड़ शक्कर बनाने के लिए तो कुछ चीनी मिलों में बेचने के लिए।
गन्ना खाना सबको अच्छा लगता है, किसानों को भी। ऐसे में किसान अपने खेतों से गन्ना उखाड़ कर नहीं खाएगा, मौका देखकर दूसरे के खेत से उखाड़ेगा और बड़े मजे से खाएगा। दूसरा किसान भी जब मौका मिले पहले वाले किसान के खेत से गन्ना उखाड़ना नहीं भूलेगा। यही हाल पकने को हो आई चने की फसल तथा मक्के के पौधे पर लगी कुकड़ियों यानी छल्लियों का होता है। नहरी पानी लगाते वक्त प्राय सभी किसान बेईमानी का मौका तलाशते हैं। ज्यादातर नहरी पानी की नालियां कच्ची हैं, जिन्हें खैंड कहा जाता है। जिस किसान को पानी की जरूरत होती है, दूसरे की बारी में नाली से चुपके से छोटा सा सुराख कर देगा, उसे घास फूस से ढक देगा। ज्यों ही पानी आएगा उसका खेत भर जाएगा। बारी वाला किसान आगे पीछे घूमता रहता है, उसे देर से पता चलता है। बड़ी नहरों से पाइप लगाकर तो किसान पानी की चोरी करते ही रहते हैं। अपनी बारी में ज्यादा पानी चलाने के लिए अपनी घड़ी गलत कर लेना या समय बताने में जानबूझकर हेरा फेरी करना भी इनकी आदत होती है। कुछ किसान तो अवसर देखकर रात में कटी हुई फसलों की चोरी भी कर लेते हैं। डोल काटना तो आम बात है। यह डोल काटना कितना महंगा होता है मैं बताती हूं। मेरे से समांतर यदि 5 डोलें छोड़ दी जाएं, तो जो छठी डोल है उसे लेकर 5 साल पहले भयानक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में गंडासियां लाठियां चली थी खूब। दोनों तरफ से 2-2 आदमी मारे गए थे। बाकी के लोग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बर्बाद हो गए सब। वह डोल वही है, आज भी खून से रंगी हुई है, ऐसा खुद किसान ही कहते हैं। रात में उधर जाते हुए तगड़े से तगड़े किसान भी डरते हैं। कत्ल हुए लोग भूत प्रेत के रूप में दिखते हैं उन्हें। अब आप ही बताइए, करम सिंह ने जो किया उसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे वह तराशे, लेकिन पुलिस द्वारा रात में कार्यवाही किए जाने के बाद जो भी इधर से निकलता है कहता है कि यही डोल झगड़े की जड़ है, परंतु बाद में वे खुद ही जो कहानी सुनाते हैं वह कुछ और ही है। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि करम सिंह धर्म सिंह दोनों सगे भाई हैं। धर्म सिंह की शादी को हुए कई वर्ष बीत गए थे, पर उसके यहां कोई बच्चा नहीं हुआ था। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, झाड़ा धागा, तबीज ये भी कुछ नहीं कर पाए। इस बीच करम सिंह की शादी होते ही उसके यहां बच्चे होने लगे। पहला बच्चा बेटा, दूसरा बच्चा बेटी और तीसरा बच्चा फिर बेटा। करम सिंह की बहू ने तभी नलबंदी करवा ली, नहीं तो और भी बच्चे होते। दोनों भाई अलग अलग जरूर थे, पर काम धंधा साथ साथ ही करते, जैसे खेती और पशुपालन। दोनों की बहुएं भी प्रेम से रहती। यहां तक भी चर्चा चली कि समय बीतने पर धर्म सिंह अपने भाई के एक बेटे को गोद ले लेगा। धर्म सिंह में वैसे भी विनम्र स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति की उपज शुरू से ही है। करम सिंह थोड़ा उथले स्वभाव का माना जाता है, पर अपने भाई की इज्जत वह खूब करता था। गर्दन तक नहीं उठाता था उसके सामने। पता नहीं भगवान को क्या सूझी कि अचानक 4 वर्ष पहले धर्म सिंह की बहू की कोख हरी हो उठी, जबकि पति पत्नी तब तक सारी उम्मीदें ही छोड़ चुके थे। 9वें महीने में बेटे को जन्म देकर पति पत्नी निहाल हो उठे। मंगलवार के दिन बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम मंगल ही रखा गया। बच्चा बहुत सुंदर व स्वस्थ था, गरल गरल बढ़ने लगा। उसे देख धर्म सिंह फिर से जवान हो गया। वह भी खेत में जाकर करम सिंह के साथ काम करने लगा। वह भाई की, पर लोगों का कहना था कि करम सिंह को भाई के यहां बच्चा होता अच्छा नहीं लगा।
वह भाई की 7 एकड़ जमीन को अपनी जमीन समझ बैठा था। आखिर भाई की जमीन उसे ही तो मिलनी थी। यदि उसका बेटा गोद लिया जाता तो भी जमीन प्रकारांतर उसे ही मिलती। पिछले साल भी करम सिंह ने खेत की डौल बुरी तरह तराशी तो धर्म सिंह ने उसे टोका था। इस बार फिर यही हुआ। करम सिंह मन ही मन जल उठा। पिछली रात पुलिस आई थी और खेत से मंगल की लाश निकाल कर ले गई। आज दिन में पड़ोसी किसान आपस में बातें कर रहे थे, मैं भी सुन रही थी। वही आपको बता रही हूं। उनका कहना था कि करम सिंह ने ही बच्चे का गला घोंट कर मार डाला था। उसने पुलिस रिमांड के समय सब कुछ उगल दिया है। 2 दिन पहले दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे तो बच्चा अपने चचेरे भाइयों को ढूंढता हुआ करम सिंह के पशुओं के बाड़े में आ गया था। बाड़ा और उनके घर साथ साथ सटे हुए हैं। चाचा चाचा, बिया किससे है? मैं बिया के संग खेल लूंगा। मंगल ने करम सिंह को वहां देखकर अपने चचेरे भाई के बारे में पूछा। घरेलू बोली में वह अभी तक भाई को भिया ही कहता था। करम सिंह उस दिन खेत में बड़े भाई के द्वारा डौल को लेकर हुई बातचीत से काफी नाराज था। मंगल करे अकेले में ठीक अपने सामने पाकर उसे लगा कि इस सारे झगड़े की जड़ तो मंगल है। मंगल न होता तो उसका भाई उसे कभी भी न टोकता, कभी खेत से होने वाली कमाई के बारे में न पूछता। लेकिन अब वह डौल से लेकर फसल की बिक्री तक का हिसाब रख रहा है। करम सिंह का अस्थिर और क्रोधित मन खुद से पूछ रहा था, क्यों, आखिर क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर में एक चेहरा उसकी आंखों में उभर रहा था, मंगल, सिर्फ मंगल। मंगल यदि न होता तो पूरी जमीन, पूरी संपत्ति पर उसका अधिकार होता। बच्चा अभी तक भी उसके मुंह की ओर देखे जा रहा था। करम सिंह ने बाहर की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। मतलब यह है कि उसे वहां घुसते हुए किसी ने नहीं देखा। उसके भीतर का राक्षस सक्रिय हो उठा। उसके हाथ अचानक बच्चे की गर्दन तक चले गए। बच्चे ने सोचा चाचा उसको गोद में ले रहे हैं। इस भाव से उसने अपनी बाहें फैला दी, पर चाचा के हाथ तो गर्दन पर जा चुके थे। हाथों का दबाव इतना कड़ा था कि बच्चा चीख तक नहीं सका। वह एक बार छटपटाया जरूर, पर जल्दी ही शांत हो गया। उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई थी। तब करम सिंह ने उसे गोदी में उठा लिया। यदि कोई अचानक आ जाए तो बहाना बना देगा कि बच्चा सो रहा है। पर शिखर दोपहर में कौन आता, उसकी नजर यूरिया खाद के आधे भरे कट्टे पर पड़ी। आधा वह पहले ही खेत में छिड़क आया था। उसने एक बार फिर बाहर की ओर देखा, वहां अब भी कोई नहीं था। उसने झट से बच्चा खाद के कट्टे में रख दिया। वहां रखी छोटी रस्सी से कट्टे का मुंह बांध दिया। बाहर बाइक खड़ी थी। कट्टे को बाइक की टंकी पर रखा, फिर खुद सीट पर बैठकर चल दिया खेत की ओर। अभी वह गांव से बाहर निकला ही था कि खेत का पड़ोसी और लंगोटिया यार गुरप्रीत खेत की ओर से आता दिखा। गुरप्रीत के इशारा करने पर उसे रुकना पड़ा। गुरप्रीत ने खाद का कट्टा देखकर ही उससे पूछा, यार कल तो तू खाद डालकर आया था, आज किस फसल में डालेगा? ऐसा कहते हुए कट्टे पर हाथ रखने के लिए वह आगे बढ़ा ताकि आराम से बात कर सके। करम सिंह को लगा कि सारा भेद यहीं खुल जाएगा। उसने गुरप्रीत का हाथ कट्टे तक पहुंचने से पहले ही बाइक स्टार्ट कर दी और एक झटके के साथ उसकी गति बढ़ा दी। चोरी से किया गया पाप किसी न किसी रूप में अपने सामने प्रकट हो जाया करता है। यहां भी यही हुआ। गुरप्रीत की नजर खाद के कट्टे के मुंह पर जा पड़ी। अचानक उसे लगा कि कट्टे के बंधे हुए मुंह से
बाहर किसी बच्चे के सुनहरे घुंघराले बाल झांक रहे हैं। उसने आवाज देकर करम सिंह से पूछना भी चाहा, पर न जाने क्या सोचकर चुप रह गया। उसे लगा था कि बालों वाली बात उसके मन का भ्रम है। करम सिंह ने पीछे मुंह घुमाकर उसकी बात का उत्तर दिया था, भाई ईख में कल यूरिया कम डाला था, बाकी का आज डालूंगा। खेत में ईख की क्यारी में बच्चे को दबाने वाली बात आपको मालूम ही है। करम सिंह ने यह दुष्कर्म बहुत शीघ्रता से निपटाया था। इससे पहले वह कट्टे में से खाद बाहर निकालना नहीं भूला था। फिर गांव वापस आया था, तब बच्चे की मां उसे घर घर ढूंढ रही थी। धर्म सिंह भी साथ था। करम सिंह भी साथ घूमने लगा। पड़ोसी युवक जिसने करम सिंह को खेत में जाते देखा था, उसके घर पर भी वे लोग गए। युवक को खाद के कट्टे में बंधे मुंह से बाहर झांकते बालों की याद एक बार फिर से आई, परंतु उसे वह अपने मन का भ्रम समझकर चुप रह गया। रात हो गई तो किसी की सलाह पर धर्म सिंह करम सिंह के साथ जाकर पुलिस में बच्चे के गुम होने की रपट दर्ज करा आया। पुलिस अगले दिन सुबह ही गांव पहुंची। उनको पहला शक पड़ोसी युवकों पर हुआ। पड़ोस के 4 युवक थे। उन्हीं में करम सिंह को मिलने वाला युवक भी शामिल था। उन 4 युवकों को प्रारंभिक पूछताछ के लिए साथ ले गए। पुलिस ने एक एक युवक को अलग अलग करके डराया धमकाया, तो उस युवक ने अपना नाम आगे न आने देने की शर्त पर करम सिंह पर संदेह की उंगली उठाई। दोपहर तक ही युवक वापस आ गए। पीछे पीछे पुलिस भी आई। उन्होंने सीधे करम सिंह को पकड़ा, फिर गाड़ी में बिठाकर चलते बने। धर्म सिंह ने इस बात का पूरा विरोध किया, पर पुलिस के सामने उसकी एक न चली। उसका कहना था कि उसका भाई ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। वह गांव के दूसरे बड़े लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन भी गया। हालांकि उसकी घरवाली बच्चे के गुम हो जाने से मरने को हो आई थी। करम सिंह की बहू उन दोनों पर अपने पति को फंसाने का आरोप लगाकर गालियां बके जा रही थी। अब आगे मेरे पास कहने को कोई विशेष तर्क नहीं है। मैं डोल हूं, कटी हुई, तराशी हुई। मेरा घाव तो भर जाएगा, मिट्टी हूं ना। मिट्टी का घाव मिट्टी ही भरती है। यहां तक कि इंसान का घाव भी मिट्टी भर देती है, यदि वह मिट्टी पर विश्वास करके उसे अपने घाव पर बांध ले। धर्म सिंह करम सिंह का बाप कभी चोट लगने पर डॉक्टर के यहां नहीं गया। हल्की फाल गांव में लगने पर भी उसने कई दिन तक खेत की गीली मिट्टी ही बांधी थी। वह बिल्कुल ठीक हो गया था। और भी बहुत से लोग ठीक होते हैं। आज जो थोड़ी देर पहले मैंने सुना था, वही आपको बता दिया। करम सिंह ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। अब वह रो रो कर कह रहा है कि उसे दंड स्वरूप फांसी हो जाए। फांसी मिले या उम्र कैद, घर तो उसका भी बर्बाद हो गया। धर्म सिंह का घर बर्बाद उसने कर ही दिया। पुलिस बेहोश धर्म सिंह को साथ उठाकर ले गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया था। लोग कह रहे हैं बेहोशी की हालत में ही उसने दम तोड़ दिया है। लाश गांव लाई जा रही है। हार्ट अटैक हुआ था उसे। धर्म सिंह की बहू भी अब बेहोश है। मैं तो डौल हूं, कहां जाती, कैसे जाती? यहीं हूं, यहीं रहूंगी। पर बसे बसाए 2 घर मेरा नाम लेकर उजड़ गए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, चलती रहेगी यह। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आपकी डौल भी कुछ कह रही है, उसकी भी सुनो। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार।
नमस्कार, शुभ दिन।